अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, हम दोबारा से इसको थोड़ा सा मैं कवर करती हूँ कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स क्या होते हैं। हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रिंसिपल को कवर किया था, और अब जो है वो हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को कवर करने जा रहे हैं। और अगर टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस को भी कवर करेंगे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो तरह का होता है। एक डिस्पर्सिव टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, और एक इसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिस्पर्सिव टाइप में और FTIR के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है उनकी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रा। डिस्पर्सिव के अंदर हमें सैंपल प्रिपरेशन के अंदर और स्पेक्ट्रम रिकॉर्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और FTIR में जो ये टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, लेस देन अ सेकेंड में आपको स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके मिल जाता है, और सैंपल प्रिपरेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। सैंपल प्रिपरेशन से मेरा क्या मतलब है ये भी आप आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के टाइप के ऊपर। डिस्पर्सिव टाइप के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो FTIR है उसको हम कहते हैं टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी कि जो प्रॉपर्टी ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि जो रेडिएशन गुजर रही है। आपको पता है कि रेडिएशन की बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर्स होते हैं। हम मोस्टली जो डील कर रहे होते हैं UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ, हम वेवलेंथ्स में ही डील कर रहे होते हैं, और IR में मैंने आपको बताया था कि हम वेव नंबर्स में डील करते हैं। वेव नंबर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी से ही लिंक करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वेव नंबर्स भी एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तो ये जो डाटा हमारे पास डिस्पर्सिव टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आता है वो ज़्यादा आसान होता है इंटरप्रेट करना किसी भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको वो कहलाता है टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या मसला आता है कि टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हमें पैरामीटर रिकॉर्ड करके देता है वो है टाइम। अब हम तो डील कर रहे हैं एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर्स, इन सब के साथ। अब हम टाइम को कैसे लिंक करें? टाइम, आपको पता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में लिंक होते हैं, कि किसी भी 1 यूनिट टाइम के अंदर कितनी वेव्स वहां से गुजर रही हैं वो आपको बताता है कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की ना। तो अगर हम मैथमेटिकली अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर लें, टाइम से उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लें, विच इज़ पॉसिबल क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको इजीली अपने इंटरप्रिटेशन के लिए आसान बना सकते हैं। तो डिस्पर्सिव टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में और FTIR के अंदर जो मेन इशू है वो है टाइम। कि टाइम डिस्पर्सिव में जो है वो कम लग रहा है, FTIR में, सॉरी, डिस्पर्सिव में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और FTIR में आपके पास टाइम बहुत कम लग रहा है। लेकिन FTIR जो आपको डाटा दे रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो आपको टाइम डिपेंडेंट डाटा दे रहा है। अब टाइम डिपेंडेंट डाटा को जब आप कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है। और अब जो स्पेक्ट्रा आपके पास जनरेट होगा वो डिस्पर्सिव और FTIR दोनों का बिल्कुल सेम होगा। दोनों जो अपनी स्पेक्ट्रा की रेंज देते हैं वो देते हैं 4000 से लेकर 400 पर सेंटीमीटर की रेंज में। पर सेंटीमीटर क्या है? वेव नंबर है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके दोनों के कंपोनेंट्स के ऊपर। इनका डिफरेंस हमें समझ में आ गया। मेन डिफरेंस जो है वो उनका एक तो एफिशिएंसी का है कि टाइम कम और ज़्यादा लग रहा है, और दूसरा है इनका स्पेक्ट्रल रिकॉर्डिंग मेथड का, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स हम एक इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है उससे हम समझेंगे, और ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने प्रिपेयर भी करनी है। अब फर्स्ट वाला जो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ए, विच इज डिस्पर्सिव टाइप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स, इसके अंदर मोस्टली हम एक हॉट वायर यूज करते हैं। जब हॉट वायर, आपको पता है कि IR रेडिएशंस डायरेक्टली लिंक करती हैं वार्मथ के साथ। तो जब भी किसी चीज को हम हीट करते हैं तो उसमें से IR रेडिएशंस निकलती हैं। ये IR रेडिएशंस एक मिरर के पास जाती हैं, और मिरर के पास जाके वो ब्रेक हो जाती हैं इन टू बीम्स। एक बीम जो है वो रेफरेंस बीम की तरफ चली जाती है, दूसरी बीम जो है वो सैंपल बीम की तरफ चली जाती है। अब जो रेफरेंस बीम से गुजरती है, रेफरेंस बीम और सैंपल बीम क्या है? ये रेफरेंस बीम के अंदर हमारे पास हमारा सॉल्वेंट मौजूद होता है जिसके अंदर हमने डाल के अपना जिसमें जिसमें हमने अपने सैंपल को डिसॉल्व किया है। और सैंपल बीम के अंदर हमारे पास जो है वो आपका मेन सैंपल मौजूद होता है सॉल्वेंट के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेफरेंस बीम और सैंपल बीम है ये आगे जाएंगी तो उनको आगे एक बीम चॉपर मिलता है। बीम चॉपर का काम क्या है कि जो
लाइट आ रही है उसको ये बार बार चॉप करता है इनटू वेरियस फ्रीक्वेंसीज, इनटू वेरियस वेवलेंथ्स। अब ये जो सारी वेवलेंथ्स ब्रेक होती हैं वन बाय वन, सारी जितनी भी 4000 से लेकर 400 पर सेंटीमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ यहाँ से गुजरी हैं उन सबको ये ब्रेक करेगा वन बाय वन और एनालाइज करेगा। दैट इज वाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। तो अब जो है ये आगे जाएगा डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू तमाम जितनी भी बीम चॉप होकर आई थी उसको ये उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एनालाइज करेगा, और डिटेक्टर से फिर ये एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर से आपके पास वो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है बीम चॉपिंग का, इसमें आपका बेसिकली टाइम लगता है। अब जो आपके पास दूसरा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें क्या है एफ टी आई आर के अंदर, कि एफ टी आई आर में आपके पास एक इंफ्रारेड सोर्स है। और इंफ्रारेड सोर्स क्या करती है कि वो एक बीम स्प्लिटर से जो बीम स्प्लिट करती है उसको 90 डिग्री एंगल पर डिवाइड कर देती है। अब 90 डिग्री एंगल पे जब उसको डिवाइड करती है तो एक तो जाती है फिक्स्ड मिरर के पास और एक जाती है मूविंग मिरर के पास। मूविंग मिरर के का जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ, वो चेंज होता रहता है। ये जो डिस्टेंस ये आपको ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है ना, कि मूविंग मिरर कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, ये जो इसकी मूवमेंट है इसकी वजह से जितना डिस्टेंस आपकी लाइट ने ट्रेवल किया होता है, अगर आपको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ याद हो तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कंसंट्रेशन के अलावा एक और किस चीज से इफेक्ट हो रहा था, पाथ लेंथ के साथ। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ के। तो जितनी इसकी उसका पाथ लेंथ चेंज होगा तो आपकी जो लाइट की एब्जॉर्बेंस है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेव है, लाइट एज अ वेव एक्ट कर रही है। तो ये जो पाथ लेंथ डिफरेंट ट्रेवल करती है जब ये वापस आती है यहाँ पे, अब जब ये वापस आएगी और यहाँ से तो एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आई है, तो यहाँ आके जब ये दोनों बीम कंबाइन होंगी तो अब दोनों के पाथ लेंथ में डिफरेंस की वजह से उसके अंदर एक चेंज आ गया। अब जो चेंज आया उसकी वजह से अब ये दोनों सेम बीम नहीं रही हैं, तो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से एक पूरा इंटरफेरोग्राम जनरेट हो जाएगा। ये जो इंटरफेरोग्राम जनरेट हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट बहुत सारी वेव्स एक साथ मौजूद हैं, तो वो सैंपल सेल के अंदर से पास करेंगी और वो चली जाएंगी डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर के पास जो भी डाटा आएगा, इंटरफेरोग्राम का जो डाटा होगा उसको वो पास ऑन करेगा कंप्यूटर के पास, ताकि कंप्यूटर इसके ऊपर एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, जिसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसको जब भी ट्रांसफॉर्म करेगा तो आपके पास जो डाटा आ जाएगा वो सेम इस वाले डाटा के से सिमिलर होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो दोनों आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं उनकी कंपोनेंट्स में और वर्किंग में डिफरेंस होने के बावजूद जो आपको फाइनल आउटकम डाटा मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का अभी तक यहाँ पर? ओके। सो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट इसका कैसा होगा। रिमेंबर कि इसकी ब्लॉक डायग्राम और डिफरेंसेस आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जो डाटा आया है उसको हम रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। हमारे पास अ, जो स्पेक्ट्रा प्लॉट होता है उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, ये आपके पास एक टिपिकल आईआर का स्पेक्ट्रा है जो कि प्लॉट हो रहा है बिटवीन वेव नंबर्स एंड परसेंट ट्रांसमिटेंस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रा को देखें तो हमने यूवी में देखा था कि जो वेव्स हैं एब्जॉर्बेंस की जो पीक्स हमारे पास आ रही हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। कहते हैं हम इनको भी पीक्स ही हैं, लेकिन जो ये पीक बेसिकली ये डिप्रेशंस हैं, लेकिन हम इनको जेनरिकली हम इसके लिए पीक का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। अब ये है क्यों? यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट परसेंट ट्रांसमिटेंस। और परसेंट ट्रांसमिटेंस कैसे कैलकुलेट होती है? परसेंट ट्रांसमिटेंस का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है कि परसेंट ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सैंपल बीम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस बीम मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि जो बीम सैंपल से गुजर रही है, जो बीम रेफरेंस से गुजर रही है, उसका हम रेशियो लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा हमारे पास आ रहा है उसको आप देखते हैं। जब हमारे पास लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जो परसेंट ट्रांसमिटर्स है, यानी कि जो सैंपल से गुजरी है और जो रेफरेंस से गुजरी है, उस बीम की
का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम होगा। जब आप सेम नंबर्स का रेशियो लेते हैं तो आपके पास 1 आंसर आता है। 1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 100 आ जाता है। जब तक लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी आपके पास जो पीक है ये 100 पे मूव करती रहेगी। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी क्या होगा कि सैंपल बीम और रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी में फर्क आएगा, और फौरन ही आपको एक डिप्रेशन, एक डिप जो है वो ऑब्जर्व होगा। ये जो डिप्स हैं ये दिखा रहे हैं कि यहाँ यहाँ ट्रांसमिटेंस कम हो गई। ट्रांसमिटेंस क्या है? जो लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रही है। तो जैसे ही डिटेक्टर तक पहुंचने वाली लाइट कम होती है तो ये यहाँ पे आपके पास एक डिप ऑब्जर्व होता है, जिसको हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पीक ही कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। क्लास बिल्कुल भी जो है वो कोई इनपुट मुझे रिसीव नहीं हो रहा है किसी भी स्टूडेंट से कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक नया टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, और ये हम मोस्ट प्रोबेबली हम फिजिकल क्लास में अब नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज पुट अप कर सकते हैं इस सेशन के अंदर। ओके। अब ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है उसमें से ये जो 1000 तक का रीजन है इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग रीजन, जिसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी पीक्स ऑब्जर्व होती हैं। इनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम इससे किसी भी कंपाउंड की जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी का कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी ये जो आपकी पीक्स होती हैं वो कहलाती हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन की पीक्स। फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर जो भी पीक्स आ रही हैं उससे आप कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन भी पता चल गई, हमें स्पेक्ट्रा रिकॉर्डिंग का जो मोड है वो भी पता चल गया। अब है इंपॉर्टेंट चीज सैंपल प्रिपरेशन के। सैंपल प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है? सैंपल हमारे पास दो तरह का हो सकता है, या तो हमारे पास लिक्विड्स होंगे या हमारे पास सॉलिड्स होंगे। ठीक है। अगर आपके पास लिक्विड है तो उसके लिए आपको अच्छा, इसके अंदर ये जो सैंपल प्रिपरेशन है ये आप जहन में रखिएगा कि सैंपल प्रिपरेशन सिर्फ डिस्पर्सिव टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रिक्वायर्ड होती है। एफटीआईआर के अंदर सैंपल प्रिपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिक्विड्स को हम किस तरह से करते हैं कि लिक्विड को हम एक ड्रॉप को हम लेंगे और उसे पॉलिश सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की प्लेट्स के बीच में रखेंगे, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट प्लेट। ठीक है। दो प्लेट्स के बीच में एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड हम डालेंगे और उसको जेंटली स्क्वीज कर देंगे। उससे क्या होगा, एक लिक्विड की थिन फिल्म बन जाएगी। अब हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड ही क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे रीजन ये है कि हमें पता है कि जो एफ टी आई आर का स्पेक्ट्रा है, एफ टी आई आर एब्जॉर्प्शन कौन कौन एब्जॉर्ब करते हैं? जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब जहां जहां कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे, जो कि हमारे तकरीबन हर कंपाउंड हर मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहां पे जो आपका सैंपल कंटेनर है वो भी एफ टी आई आर की जो रेजर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक आयनिक कंपाउंड यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, और उसको एज अ सैंपल कंटेनर यूज कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने पहले सॉल्ट प्लेट्स लेनी है, फिर लिक्विड का एक ड्रॉप उसके ऊपर प्लेस करना है, उसको जेंटली स्क्वीज करते हैं तो एक थिन फिल्म जो है वो फॉर्म हो जाती है, और उसका हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है नीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि कोई सॉल्वेंट यूज नहीं हुआ। सॉल्ट प्लेट्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे लिक्विड्स को यूज नहीं कर सकते जो कि एक्वस इन नेचर हो या वाटर के साथ मिसेसेबल हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर भी वाटर कंटेंट बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अब जो सॉलिड्स हैं उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? सॉलिड्स को प्रिपेयर करने की हमारे पास तीन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो सॉलिड है उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें, और उसके बाद जिस तरीके से आपने लिक्विड की प्लेट बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉलिड की भी प्लेट बना लें। दूसरा तरीका ये है कि सॉलिड को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड के साथ आप ग्राइंड करें, और उसके बाद उस उनकी एक प्रेशर के साथ एक प्लेट बना लें। ठीक है, या मैट्रिक्स बना लें उसका। इसको कहते हैं केबीआर पैलेट, जो कि आप एक होल्डर के अंदर रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि बजाय कोई सॉल्वेंट यूज करने के आप अपने सॉलिड को, एक मिनरल ऑयल होता है जिसको आप न्यूजोल मिल कहते हैं, उसको आप उसके साथ आप उसको फाइनली ग्राउंड करें, उसका एक सस्पेंशन बनाएं, और उसके बाद उसको सॉल्ट प्लेट्स के बीच में रख दें। अगेन वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्ट प्लेट के अंदर उसको रखना आसान हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, जो पहले दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे जिसके अंदर केबीआर पैलेट बन रहा था
और जो हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करके बना रहे थे, दोनों के अंदर आसानी क्या थी कि केबीआर जो है वो 400 सेंटीमीटर तक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसकी अपनी कोई आईआर एब्जॉर्बेंस नहीं होती। लेकिन जो निजोल मुल है उसके निजो आपका जो मिनरल ऑयल है उसके बैंड्स जो है वो आपके पास इन तीन जगहों पे अपेयर होते हैं। जब भी इन तीन जगहों पे बैंड्स अपेयर होते हैं तो आपका जो अपना कंपाउंड का स्पेक्ट्रा होता है उसको आप उसमें से आपको ये बैंड्स माइनस करने पड़ेंगे। तो बस ये एक इसका डिफरेंस होता है। और जो कॉमनली यूज सॉल्वेंट है जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं वो है CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं तो कार्बन और क्लोराइड का जो स्ट्रेच है जो आपको 785 पे नजर आता है उसको आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम जब फंक्शनल ग्रुप के जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर जो पीक्स आ रही होती है हम उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो आपकी फिंगरप्रिंटिंग रीजन की पीक है और 785 क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग रीजन में आ रहा है तो वो हमारे लिए इतने प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये आपके पास सैंपल प्रिपरेशन के सारे मेथड्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा में हमें देखना क्या है। आईआर स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है, एक सिंपल कोरिलेशन चार्ट है जिसके में हमें बताया गया है कि कौन कौन से आपके बॉन्ड्स हैं जो कहाँ कहाँ आपके पास अपेयर होते हैं। तो जब आपके पास एक आईआर स्पेक्ट्रा आएगा तो सबसे पहली चीज ये जो 2.9 वाला आपका सेक्शन है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से एक आईआर स्पेक्ट्रा को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम किसी भी स्पेक्ट्रम में सर्च करेंगे वो ये करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कार्बोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो आपके पास एक 1660 से लेकर 1820 पर सेंटीमीटर का जो रेंज है उसमें आपके पास एक पीक अपेयर होगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप की पीक है और जो आपके पास अमाइन ग्रुप की पीक है ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम रेंज में अपेयर होती हैं, लेकिन दोनों की जो पीक की शेप होती है वो काफी डिफरेंट होती है। एक मिनट। सॉरी, आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप की पीक है और जो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी की जो पीक है वो दोनों एक ही रीजन में अपेयर होती हैं, लेकिन उन दोनों की शेप और उनकी इंटेंसिटी में काफी फर्क होता है। जो सी डबल बॉन्ड सी की जो पीक है वो काफी कम इंटेंसिटी की पीक होती है, बहुत ही छोटी सी आपको पीक नजर आती है। जबकि कार्बोनाइल स्ट्रेच जो है वो बहुत एक अच्छी आपको एब्जॉर्बेंस वहाँ पे शो करता है और तकरीबन आपकी जो परसेंट ट्रांसमिटेंस है वो 10 तक ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो एक आपको एक लंबी सी एक पीक नजर आएगी इस रीजन के अंदर 1600 से 1800 के बीच के अंदर, तो ये आपकी कार्बोनाइल की पीक होगी। ठीक है। इसी तरह से दो और पीक्स हैं जो कि सेम जगह पे अपेयर करती हैं लेकिन उनकी शेप डिफरेंट होती है, तो हम उस वक्त भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पीक है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, बड़ी सी एक पीक ऑब्जर्व होती है। और जो NH2 की या अमाइन की आपके पास पीक होती है वो थोड़ी सी ब्रोकन पीक होती है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, दोनों सेम जगह पे अपेयर हो रही हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो पीक है वो कौन से रीजन के अंदर अपेयर हो रही है। जब हम रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी शेप और इंटेंसिटी पर जाते हैं। तो ये जो आपके पास कोरिलेशन चार्ट दिया हुआ है अगर आप इसको देखें तो कोरिलेशन चार्ट के अंदर इन्होंने आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बताई कि अगर CH एल्केन्स हैं वो आपके पास 3000 से 2850 के बीच में अपेयर हो रहे हैं, तो साथ साथ उनकी इंटेंसिटी भी इन्होंने डिस्कस की है कि S जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए स्टैंड करता है, मीडियम या वीक। और साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताया है कि इसकी शेप कैसी होती है। ओके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कार्बोनाइल की पीक अगर आपको मिल गई जो कि ढूंढना बहुत आसान होता है, तो अब आप नेक्स्ट पीक ढूंढेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी हो सकता है, अमाइड्स के अंदर भी हो सकता है, ईस्टर्स के अंदर भी हो सकता है, एनहाइड्राइड्स में भी हो सकता है, एल्डिहाइड्स में भी हो सकता है और कीटोन्स में भी हो सकता है। तो हम इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए अब अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर OH। तो हमें CO तो हमें मिल गया, अब हमें ये चेक करना है कि OH की पीक प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कार्बोनाइल की पीक भी प्रेजेंट है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी पीक प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी गिवन कंपाउंड है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अच्छा, अगर OH नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं।
अगर वो अमाइड्स हैं, अमाइड्स क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि NH की पीक प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पीक प्रेजेंट है या नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पीक कैसी होती है, मीडियम एब्जॉर्प्शन नियर 3400 पर सेंटीमीटर। ये दोनों वही पीक्स हैं OH और NH की, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई दी, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अगर एसिड्स भी नहीं है, अमाइड्स भी नहीं है, अब हम उस पर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं कि ईस्टर्स हैं क्या ये। तो अब ईस्टर्स क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ आपके पास सी डबल बॉन्ड COO R जो है, आप उसको ईस्टर्स कहते हैं ना। तो COO R में CO की पीक तो हमें मिल गई, अब हमें OR की पीक चाहिए। OR में R क्या है, कार्बन होता है। तो ईस्टर्स के साथ हमें CO की पीक चाहिए, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन नियर 1000 to 1300 पर सेंटीमीटर। बिल्कुल जैसे ही आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन स्टार्ट होता है, वहां पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की आपको पीक नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, एनहाइड्राइड्स को हम रहने देते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। एल्डिहाइड्स और कीटोन की हम बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी एल्डिहाइड में आप देखते हैं कि अगर ये सारी जो कार्बोनाइल की पीक है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये वाली तीनों पीक्स में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि CH की पीक प्रेजेंट है या नहीं है। CH की पीक जो है वो बहुत ही वीक सी एक पीक होती है, वीक एब्जॉर्प्शन वो शो करती है। और आपको राइट साइड के ऊपर जो है वो 2850 2750 दो दो एब्जॉर्प्शन आपको मिलती है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कार्बोनाइल की पीक प्रेजेंट है, तो वो आपके पास क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अच्छा, ये तो सारी सिचुएशन थी जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम अगेन हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि क्या उसके अंदर OH की पीक मौजूद है। अगर वो OH की पीक वही जैसी पहले वाली पीक थी वैसी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि अल्कोहल्स या फिनोल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसके अंदर NH की पीक मौजूद है, तो NH में हमारे पास अब क्या हो सकता है, अमाइंस हो सकते हैं। अब अमाइड्स क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल की पीक एब्सेंट है, और सिर्फ किसकी पीक प्रेजेंट है, NH की पीक प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईथर्स हो सकते हैं। ईथर्स में भी कार्बोनाइल की पीक नहीं होती है। आपके पास डायरेक्टली जो है वो ROR होता है, यानी कि कार्बन होता है, फिर एक ऑक्सीजन होता है, फिर एक और ऑक्सीजन होता है। तो आपको एक C सिंगल बॉन्ड O की पीक नजर आएगी, जो कि अगेन 1000 से 1300 के बीच में ऑब्जर्व होती है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप्स की भी आपके पास पीक्स आती हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं, और आपको ऑब्जर्व होती हैं 1530 से 1600 के बीच में, और 1300 से 1390 के बीच में। और अगर पीछे वाली कोई भी पीक्स आपके पास नहीं आ रही हैं, तो आपके पास जो मेजर एब्सॉर्प्शन है वो CH रीजन में है, तो आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें। जो स्पेक्ट्रा आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं उसमें से हर पीक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपके पास स्पेक्ट्रा दिया हुआ होता है, आप बगैर प्रैक्टिस के पीक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उस वक्त तक पीक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जो आपकी एप्लीकेशन है, वो क्या है कि हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जो आपके पास काउंटरफीट ड्रग्स होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास अ, एक मिनट, ये वाली जो आपकी बुक है, इसमें आपके पास बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे गिवन है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। जो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्वालिटेटिव फिंगरप्रिंट चेक फॉर द आइडेंटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जब आपके पास APA आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, API और रॉ मटेरियल आता है, तो उस वक्त आप उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कंफर्मेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके जो सारे यूज हैं वो भी यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है। ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है वो मोस्टली मैंने पाविया वाली बुक से ही आप लोगों को पढ़ाया है। इसमें जो चीज़ें मैंने एम्फेसाइज की हैं क्लास के अंदर, जो डिफरेंसेस एम्फेसाइज किए हैं, जो डायग्राम्स के ऊपर एम्फेसाइज किया है, और ये जो पूरा सेक्शन मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है, सेक्शन 2.9, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए। इसका जो आपका अटेंडेंस का लिंक है वो इंशाल्लाह ताला मैं अभी शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच क्लास।